ओके, सो आज हम RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम उसका 2020 वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो 2020 के भी हमारे दो क्वेश्चन पेपर थे, एक पेपर 1 एंड पेपर 2 इकोनॉमिक्स। तो हम आज पेपर 1 इसका इकोनॉमिक्स का करेंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन हम करेंगे आज के सेशन में सॉल्व विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। एक बार मुझे थम्स अप दे के बता दीजिए, इज़ एवरीथिंग फाइन, सब कुछ सही है। ओके, यस, प्लीज़ रिप्लाई। Okay, so let's start the session. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। मैं यहाँ पे जूम कर लेती हूँ इसको, ठीक है। सो विच ओलिगोपोली मॉडल्स हैव द सेम रिजल्ट्स एज द कॉम्पिटिटिव मॉडल। कहते हैं कौन सा ओलिगोपोली का मॉडल है जिसके सेम वही रिजल्ट होते हैं जो एक कॉम्पिटिटिव मॉडल के होते हैं। कुर्नो, बैट्रेंड, स्टेकलबर्ज, बोथ कुर्नो एंड स्टेकलबर्ज। विच ऑफ द आंसर इज करेक्ट? जी हाँ, तो क्या इसका सही जवाब रहेगा? द करेक्ट आंसर इज बैट्रेंड। तो देखिए, हम ओलिगोपोली के मॉडल्स में से जो मॉडल्स पढ़ते हैं, कुर्नो, बैटन, एजवर्थ। कुर्नो के मॉडल में क्या होता है कि जो फर्म है वो कम्पिटिटिव एंड मोनोपोलिस्ट वाली सिचुएशन के बीच में रह जाता है ना। ना ही वो मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर पाता है, ना ही वो मैक्सिमम प्राइस चार्ज कर पाता है, क्योंकि वो अपनी इंटरडिपेंडेंसी को फॉर्म रियलाइज़ नहीं करते। एक फॉर्म मान के चलता है कि दूसरा अपने आउटपुट को तो कांस्टेंट रखेगा, मैं जितना मर्जी आउटपुट रखूँ, है ना। तो टोटल मार्केट आउटपुट का वो 2/3 ही प्रोड्यूस कर पाता है, यानी कि सिंगल फॉर्म 1/3 प्रोड्यूस करता है। अब ये जो बैटरेंड का मॉडल है, इसमें एक फॉर्म एज्यूम करके चलता है कि दूसरा अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगा, है ना। तो ये सोचकर हर एक फर्म दूसरे से कम प्राइस रखने की योजना बनाता है। अगर पहले फर्म ने सबसे हाईएस्ट प्राइस रखा, दूसरा कहता है थोड़ा सा कम चार्ज करके मार्केट पर कैप्चर कर लेता हूँ ज़्यादा, मुझे मेरे पास ज़्यादा लोग आएंगे खरीदने। फिर ये मार्केट में तो कहता है इससे थोड़ा कम प्राइस चार्ज कर लेता हूँ और मार्केट मेरे कब्जे में आ जाएगी। इसी तरह चलते चलते वो अल्टीमेटली उस प्राइस तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट एंड प्राइस दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी कि पूरा परफेक्टली कम्पिटिटिव सिचुएशन आ जाती है। ये सेकेंड वाला जो है, इसका रिजल्ट सेम कम्पिटिटिव मॉडल की तरह है, ठीक है। सो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, इन कंपेयरिंग द कुर्नो इक्विलिब्रियम विद द कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम। कहते हैं कि अगर हम कुर्नो को कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम से कंपेयर करें तो क्या होगा। आप लोग भी आंसर दीजिए प्लीज साथ में। सो कुर्नो को अगर हम कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम से करें, सो ये फोर्थ आंसर आएगा, कुर्नो इक्विलिब्रियम विद द कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम। क्योंकि क्या होता है कि जो कुर्नो का इक्विलिब्रियम है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो कम्पिटिटिव एंड मोनोपोलिस्ट वाली बीच वाली सिचुएशन में होता है ना। यानी कि कम्पिटिटिव से तो थोड़ा सा ऊपर होता है, यानी कि परफेक्ट कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम का मतलब है जो परफेक्ट कंपटीशन में होता है ना। तो जो फर्म है, अगर कुर्नो की हम बात करें तो वो परफेक्ट कंपटीशन से उसका प्राइस एंड आउटपुट थोड़े थोड़े ज़्यादा रहते हैं, बट मोनोपोलिस्ट वाले पॉइंट से कम रहते हैं। सॉरी, आउटपुट जो है वो परफेक्टली कम्पिटिटिव से कम रहता है, क्योंकि परफेक्ट कम्पिटिटिव में मैक्सिमम आउटपुट होता है, और मोनोपोलिस्ट का जो आउटपुट होता है, ठीक है, उसके जितना भी नहीं होता। यानी कि मान लो दिस थिंग, अगर ये हमारा परफेक्टली कम्पिटिटिव का आउटपुट है और ये हमारा मोनोपोलिस्ट का आउटपुट है, तो जो कुर्नो इक्विलिब्रियम में आउटपुट इसके बीच में रहता है, मतलब वो टोटल आउटपुट जो है, टोटल आउटपुट मैक्सिमम आउटपुट, यानी कि जो परफेक्टली कम्पिटिटिव में आउटपुट होता है उसका 2/3 ही प्रोड्यूस किया जाता है कुर्नो में, ठीक है। इसी तरह जो मोनोपोलिस्ट होता है उसका प्राइस होता है मैक्सिमम,
सबसे हाईएस्ट प्राइस, और परफेक्टली कम्पिटिटिव सबसे कम प्राइस होता है उसका, सबसे कम प्राइस होता है, ठीक है। तो जो कुर्नो इक्विलिब्रियम में प्राइस है दोनों के बीच में होता है। मैक्सिमम प्राइस यानी कि मोनोपोलिस्ट प्राइस के 2/3 दोनों फॉर्म्स मिलकर, है ना। तो क्या होगा फिर कि कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम से उसके प्रॉफिट्स जो हैं कुर्नो में वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि कुर्नो में जो प्राइस है वो कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम है, परफेक्ट कंपटीशन वाले प्राइस से ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है ना, उससे ज़्यादा है, बट मोनोपोलिस्ट वाले प्राइस से कम है, तो प्रॉफिट इज़ हायर, ठीक है। एंड आउटपुट लेवल इज़ लोअर इन कुर्नो। परफेक्टली कम्पिटिटिव में ये आउटपुट है, मैक्सिमम आउटपुट, बट कुर्नो में मैंने आपको कहा ये आउटपुट है, मोनोपोलिस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा, बट परफेक्टली कंपटीशन से थोड़ा सा कम, है ना। तो यानी कि उसका आउटपुट जो है वो परफेक्टली कम्पिटिटिव से थोड़ा सा कम होगा। तो फोर्थ जो है ये हमारा सही जवाब आ जाएगा। बात क्लियर हुई? ठीक है, ओके। सो द अदर क्वेश्चन इज, समझ में आ रहा है ना सबको? ओके, सो ये देखिए, ए सिचुएशन इन विच ईच फॉर्म इज डूइंग द बेस्ट इट कैन गिव वट इट्स राइवल्स आर डूइंग इज कार्ड। कहते हैं कि राइवल उसका जो मर्जी कर रहा है, अपना वो बेस्ट दे रहा है, अपनी क्षमता का सर्वोत्तम कर रही है एक फर्म, जो वो कर सकती है। यदि अन्य विरोधी फर्में जो कर रही हैं वो को हम दिया हुआ मान के, हाँ दिया हुआ मतलब गिवन मान कर, मतलब अगले की स्ट्रैटेजी गिवन है और अपनी बेस्ट बना रहा है। तो ये क्या है? नैश इक्विलिब्रियम। इतना रटवाई हुई ये चीज़ तो हमने बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ पढ़ी हुई है ना, कि जब दूसरे की स्ट्रैटेजी को गिवन मान के एक फर्म अपना बेस्ट दे रहा है तो दैट इज़ नैश इक्विलिब्रियम। एक होता है कि अगर वो अपना बेस्ट दे रहा है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट अदर डू, दूसरा जो मर्जी करे उसे अपना बेस्ट देना, वो डोमिनेंट स्ट्रैटेजी होगी। अगर वर्ड आ जाए गिवन, मतलब दूसरे की स्ट्रैटेजी को गिवन मानकर वो अपना बेस्ट दे रहा है, तो वो नैश इक्विलिब्रियम है, ठीक है। बेसिकली नैश इक्विलिब्रियम भी एक नॉन कोऑपरेटिव इक्विलिब्रियम की किस्म है। डोमिनेंट स्ट्रैटेजी एंड नैश इक्विलिब्रियम, ये दोनों नॉन कोऑपरेटिव इक्विलिब्रियम के ही पार्ट्स हैं आगे, ठीक है। आगे देखिए, कहते हैं सम ग्रोसरी स्टोर्स आर नाउ ऑफरिंग कस्टमर्स कूपन्स विच एंटाइटल देम टू ए डिस्काउंट ऑन सर्टेन आइटम्स ऑन देयर नेक्स्ट विजिट। कहते हैं कुछ किराने की दुकानें आजकल कुछ कस्टम कूपन दे रही हैं अपने ग्राहकों को, जिसमें कुछ निश्चित वस्तुओं पर छूट देने का प्रस्ताव है, उनकी अगली विजिट पर दिया जाता है ना। कस्टम कूपन की पेशकश कर रही है जिसमें कुछ निश्चित वस्तुओं पर छूट देने का प्रस्ताव उनकी अगली विजिट पर दिया जाता है। तो इस प्रकार की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किसका उदाहरण है? बट यहाँ पे एक चीज़ और है जो हिंदी में उसने ठीक से मेंशन नहीं की हुई, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टोल्ड कि जो इंग्लिश वाला होता है ना, मतलब हमेशा वो उसको ही आपका एग्जाम एनालिसिस करते वक्त ध्यान में रखकर चलते हैं। जब आपके आंसर्स कीज बनते हैं, फाइनल आंसर्स, फाइनल रिजल्ट तैयार होता है, इंग्लिश मीडियम को ध्यान में रखा जाता है ज़्यादा। इसमें एक चीज़ नहीं लिखी हुई, क्या? चेकआउट लाइन, कि जब फर्म्स अपनी चेकआउट लाइन तक पहुंचते हैं, है ना, कि मान लो 5,000 की चेकआउट लाइन है, जब उन्होंने 5,000 की शॉपिंग कर ली तब उन्हें अगली आइटम्स पर डिस्काउंट दिया, कूपन दिया जाएगा, है ना। तो इस तरह का जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो किसकी उदाहरण है बताइए? तो इंटर टेम्परल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि जब टाइम्स, अलग अलग टाइम पीरियड्स पर अलग प्राइस चार्ज किए जाए। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कुछ फर्म्स के लिए कुछ प्राइस, कुछ लोगों के लिए कुछ प्राइस, कुछ लोगों के लिए कुछ प्राइस, है ना, जब कस्टमर्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया जाए। फिर 2 पार्ट टैरिफ एंड बंडलिंग, ये मैं आपको भी समझाती हूँ, दोनों तरह की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसका जो सही जवाब है दैट इज़ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ग्रोसरी स्टोर्स है वो कस्टमर्स को कूपन दे रहा है, डिस्काउंट कूपन दे रहा है उनकी नेक्स्ट विजिट पर जब वो चेकआउट लाइन क्रॉस कर रहे हैं। मतलब वो फिर उन्हीं कस्टमर्स को डिस्काउंट मिलेगा ना जो चेकआउट लाइन क्रॉस कर रहे हैं, जो चेकआउट लाइन क्रॉस नहीं कर रहे हैं उनको तो नहीं डिस्काउंट वो मिलेगा, है ना। तो जैसे हम वो चीज़ करते हैं कि हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए बिजली जो है उसका अलग से वो आता है बिल, और अगर फैक्ट्री या कोई दुकान है ना, शॉप है, उसके लिए बिजली यूज़ की जा रही है तो उसका बिल अलग से आता है। अलग अलग कस्टमर्स, जैसे डंपिंग है, हम फॉरेन में प्रोडक्ट सस्ते पर बेच रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट में महंगे पर बेच, दिस टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसका थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जब कस्टमर्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया जाता है अलग अलग। तो ये थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की ही उदाहरण है, ठीक है। आगे देखिए,
इफ़ द रेगुलेटरी एजेंसी सेट्स ए प्राइस हुज एयर इज इक्वल टू AC फॉर ए नेचुरल मोनोपोली आउटपुट विल बी। कहता है अगर रेगुलेटरी एजेंसी जो है इस तरह से प्राइस सेट करती है कि एवरेज रेवेन्यू जो है दैट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, तो उस केस में आउटपुट कितना होगा, आउटपुट कितना होगा उस केस में। अब यहाँ पे देखिए नेचुरल मोनोपोली क्या है कि वो उसको गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है। बेसिकली क्या है कि जो मोनोपोली है उसमें आउटपुट, ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, व्हेन देयर इज़ अ केस ऑफ मोनोपोली ना, तो मोनोपोली के केस में जो आउटपुट है वो सबसे कम रहता है, आउटपुट लोएस्ट होता है, ठीक है, और प्राइस जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, इनका मैक्सिमम प्राइस होता है मोनोपोली के केस में। अब ये नेचुरल मोनोपोली क्या कि गवर्नमेंट ने उस मोनोपोली पर थोड़ा सा रेगुलेशन लगा दिया, तो वो क्या करेगा, प्राइस आउटपुट जो है उसका थोड़ा सा ज़्यादा बना देगा और प्राइस को थोड़ा सा कम कर देगा, है ना, तो यही होगा। अब यहाँ पे क्या है कि आउटपुट विल बी ग्रेटर देन द मोनोपोली प्रॉफिट में, जैसे मैंने भी समझा मोनोपोलिस्ट का प्राइस सबसे कम होता है, लोएस्ट होता है। अगर उसका प्राइस लोएस्ट है एंड आउटपुट लोएस्ट है एंड प्राइस मैक्सिमम है, ये पहचान है कि दिस इज मोनोपोली, है ना। अगर उसका आउटपुट मैक्सिमम है एंड प्राइस लोएस्ट है तो ये पहचान है दिस इज परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। अब मोनोपोली है एक जिसमें आउटपुट लोएस्ट है, प्राइस मैक्सिमम है, इसको गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट कर दिया जाएगा, इस पर थोड़ी पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी, तो उसका आउटपुट इस लोएस्ट वाले पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा और प्राइस उसका मैक्सिमम से थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, आउटपुट विल बी ग्रेटर देन मोनोपोली प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल, मतलब इस वाले मोनोपोली वाले लेवल से आउटपुट ज़्यादा हो गया, बट परफेक्ट कंपटीशन जितना ज़्यादा नहीं हो जाएगा, परफेक्ट कंपटीशन से तो कम ही रहेगा ना, है ना। परफेक्ट कंपटीशन तो हाईएस्ट आउटपुट था, नेचुरल मोनोपोली में हाईएस्ट थोड़ी ना हो जाएगा, मोनोपोली वाले से थोड़ा कम हो जाएगा, मोनोपोली वाले से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट मैक्सिमम तक थोड़ी वो पहुंच जाएगा, तो इट विल बी ग्रेटर देन मोनोपोली प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल बट लेस देन द कॉम्पिटिटिव लेवल, ठीक है, समझ गए। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना सबको, ओके। सो एन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी यूजेस ब्लॉक प्राइसिंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी सेल्स, वो कहता है कि एक इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है जो ब्लॉक प्राइसिंग यूज़ करती है इलेक्ट्रिसिटी सेल के लिए। तो जो ब्लॉक प्राइसिंग है ना, ये किसकी उदाहरण है, ब्लॉक प्राइसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री प्राइस या ब्लॉक प्राइसिंग। कहता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की टाइप है ही नहीं, तो मैं समझाती हूँ। बेसिकली क्या है कि जो ब्लॉक प्राइसिंग होती है ना, ये एक ऐसी प्राइसिंग टेक्निक है जिसमें अलग अलग ब्लॉक्स के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज किए जाते हैं। और याद करो जब हमने पढ़ा था कि अलग अलग बंडल्स या अलग अलग ब्लॉक्स ऑफ कमोडिटीज़ के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज किए जाते हैं, तो ये कौन सी प्राइस से डिस्क्रिमिनेशन होती है, ये सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ी हुई है हमने। When producer sells different blocks of commodities at different prices, इसकी एक एग्जांपल समझते हैं ब्लॉक प्राइसिंग की। लेट्स सी, मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है, वो एक प्रोडक्ट जो है 10 रुपये में उसका 1 यूनिट पड़ रहा है, ठीक है। बट अगर वही उसी प्रोडक्ट के 10 यूनिट्स लिए जाएंगे वो तो 100 रुपये में पड़ने चाहिए, बट वो प्रोड्यूसर उन 10 यूनिट्स को 80 रुपये में दे रहा है, समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। सो 10 रुपीज़ अगर एक आपको लेना है तो 10 रुपये देने पड़ेंगे, अगर 10 लेना है तो चलो 80 रुपये में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर 20 लेने हैं 20 के तो फिर 200 बनने चाहिए थे इस अकॉर्डिंग, बट 20 वो 150 में दे रहा है, ठीक है। अब क्या है कि अब अगर एक बंदे को सिर्फ 15 लेने हैं, मान लो 15 लेने, तो वो कितना प्राइस पे करेगा, वो 150 ही करना पड़ेगा उससे प्राइस पे, तो वो कहेगा कि चलो 20 ही ले लेते हैं फिर, मतलब बात समझे हो। इस तरह का जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, दिस इज कॉल्ड सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन,
ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पावर कमरे में क्या है कि अगर आप इतनी इलेक्ट्रिक कंज्यूम करोगे तो आपको इतना बिल पड़ेगा, है ना। तो अगर आप उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा कर लेते हो, उन पर्टिकुलर यूनिट्स के लेवल से थोड़ा सा भी ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हो, तो फिर आपको पिछले भी सारे यूनिट्स का बिल पड़ेगा। ठीक है। हमारे जैसे अभी जो स्टेट में गवर्नमेंट है उसके द्वारा जैसे अब 600 यूनिट्स पर कोई बिल नहीं है। अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है तो ये 600 पर भी बिल पड़े। मतलब ब्लॉक्स के लिए, पर्टिकुलर ब्लॉक्स के लिए छूट दे दी कि इतने, अगर इतने ब्लॉक्स कंज्यूम करोगे तो आपको इतने पर मिलेगा वो, है ना। अब एक बंदा 150 ले, अब 15 यूनिट अगर उसको लेनी है यहाँ पे, है ना, 15 यूनिट का कोई है ही नहीं है रूल। 15 लेने तब भी 150 ही पे करने, 20 लेने तब भी 150 पे करने। मतलब इस तरह की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को हम सेकेंड डिग्री या फिर ब्लॉक प्राइसिंग बोलते हैं। फाइन, चलो आगे देखिए। अब ये सारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं। मैंने आपको बंडलिंग एंड 2 पार्ट टैरिफ में भी समझाती हूँ, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज आर यूज्ड बाय बिजनेस फर्म्स टू कैप्चर कंज्यूमर सरप्लस। कहता है कंज्यूमर सरप्लस कैप्चर करने के लिए इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो बिजनेस फर्म्स के द्वारा यूज़ की जाती है। ब्लॉक प्राइसिंग समझ लिया हमने। ये ब्लॉक प्राइसिंग भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की एक टाइप है। जो सेकंड डिग्री वाली है उसको हम ब्लॉक प्राइसिंग बोलते हैं, ठीक है। जो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है मैंने उसका मतलब समझा दिया, सेकंड डिग्री का सब समझा दिया। नाउ देयर इज बंडलिंग एंड 2 पार्ट टैरिफ्स, ठीक है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बंडलिंग एंड 2 पार्ट टैरिफ। जो बंडलिंग होती है जैसे दैट इज प्रोडक्ट बंडलिंग, इसमें क्या है कि जब हम इकट्ठा किसी चीज़ को सेल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो 2 या 2 से ज़्यादा कुछ इसका मतलब समझा रही हूँ आपको बंडलिंग का। पहले मतलब समझ लो फिर इसका आंसर सही जानते हैं। तो बंडलिंग क्या है? एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है जब 2 या 2 से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स जो हैं वो इकट्ठे सेल किए जाते हैं, ठीक है, कम प्राइस पर। मान लो कि एक कोई भी आप कॉस्मेटिक्स शॉप पर जा रहे हो, वो आपको काजल दे रहा है 200 रुपये में और आईलाइनर दे रहा है 100 रुपये में, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप ये दोनों प्रोडक्ट्स इकट्ठे ले लेते हो, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, एक दूसरे के पूरक ही हैं एक तरह से, तो वो कह रहा है कि आपको 250 रुपये में दोनों मिल जाएंगे अगर आप इकट्ठे लेते हो तो। दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज अ बंडलिंग। इसको हम बोलते हैं प्राइस बंडलिंग या प्रोडक्ट बंडलिंग, ठीक है। तो ये भी एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की किस्म है। फिर आता है 2 पार्ट टैरिफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 पार्ट? इसको हम बोलते हैं 2 पार्ट प्राइसिंग भी इसको बोल देते हैं, 2 पार्ट प्राइसिंग या 2 पार्ट टैरिफ। इसमें क्या है, ये एक ऐसी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की टेक्निक है जिसमें जो कंज्यूमर्स हैं उनको 2 तरह के चार्जेस पे करने पड़ते हैं, अलग अलग चार्जेस। कैसे? कंज्यूमर्स आर चार्ज्ड बोथ एंड फिक्स्ड प्राइस प्लस पर यूनिट प्राइस। अपना सुनकर लेक्चर नोट्स बनाते चलो, ठीक है। इसका कोई वो तो आपको स्लाइड्स तो नहीं मिलेंगी, आप नोट्स बना लो अपना इसको सुनकर। तो 2 पार्ट टैरिफ में क्या 2 तरह के प्राइस है, फिक्स्ड प्राइस, पर यूनिट प्राइस। फिक्स्ड प्राइस क्या हुआ, जैसे मान लो आप किसी अम्यूजमेंट पार्क में जा रहे हो, वहाँ पे आपकी एंट्री फीस लग रही है, वो फिक्स्ड प्राइस है। अब उस अम्यूजमेंट पार्क में जाने के बाद वहाँ पे आप राइड्स ले रहे हो, झूले ले रहे हो, वो पर यूनिट प्राइस है। एक झूला लोगे इतने पैसे, 2 झूलोगे इतने पैसे, वो पर यूनिट प्राइस है, ठीक है। तो 2 पार्ट टैरिफ्स इस तरह की एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की टेक्निक है। अब जो बंदा फिक्स्ड सिर्फ उसको एंटर ही करना है उस पार्क में, कोई बीच में राइड नहीं लेनी, वो सिर्फ फिक्स्ड प्राइस देगा। बट अगर आपको राइड भी लेनी है जाके तो फिर आप पर यूनिट प्राइस भी उसका दोगे। इस तरह की जो टेक्निक है दैट इज़ 2 पार्ट टैरिफ, ठीक है। जैसे कोई बार है, एक उसमें एंट्री चार्जेस हैं, फिर उसके बाद अगर आपको बार में जाके कोई ड्रिंक पीनी है तो उसके अलग से चार्जेस हैं, है ना, एंड फिक्स्ड प्राइस प्लस पर यूनिट प्राइस, इस तरह की चीज़ जो है, ठीक है। डेट अब ये सारे ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के ही एक तरह से वो हैं, है ना। तो कंज्यूमर सरप्लस को मैक्सिमम करने के लिए ये सारी स्ट्रैटेजीज जो हैं ये यूज़ की जाती हैं बिजनेस फर्म्स की तरफ से। तो दैट्स वाई द 4th इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए 8th क्वेश्चन, द मोर इलास्टिक द डिमांड कर्व फेसिंग ए फर्म। कहते हैं जितना ज़्यादा इलास्टिक डिमांड कर्व होगा फर्म्स का तो उसका लर्नर इंडेक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। Higher the value of learner index, lower the value of learner index, less monopoly power it has, the highest its profit. अब ये ना असल में इलास्टिसिटी एंड प्राइस में रिलेशनशिप क्या होता है, हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है मोनोपोली पावर के मेयर्स। जिस किसी बच्चे के पास मेरी बुक है वो पेज नंबर निकालो, मोनोपोली पावर वाला, हाँ मोनोपोली पावर वाला है यहाँ पे
55 पेज नंबर है, जिसमें हमने डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर के फार्मूले पढ़े हुए हैं। यहाँ पे साफ साफ एक चीज़ लिखी हुई है कि जो मोनोपोली पावर है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के उल्टी होती है, इनके इन्वर्स होती है ना। अगर मोनोपोली पावर ज़्यादा है यानी कि प्राइस ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी उस मार्केट में कम है, तभी वो मोनोपोलिस्ट प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहा है ना। इलास्टिसिटी कम है यानी कि डिमांड में चेंज नहीं आ रहा, तो वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करके ज़्यादा रेवेन्यू कमा सकता है। बात समझी। अब लर्नर का मेयर उसके साथ में दिया हुआ है नीचे। लर्नर का मेयर दिया हुआ है प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट ओवर प्राइस, ऐसे करके यहाँ पे लिखा हुआ है मार्जिनल रेवेन्यू भी आ सकता है। तो क्या है कि अगर प्राइस ज़्यादा होगा, लेट्स अंडरस्टैंड, ये चीज़ जितनी ज़्यादा होगी ना तो इलास्टिसिटी उतनी कम होगी। लेट्स सी, यहाँ पे अगर मोर इलास्टिक है तो लर्नर इंडेक्स की पावर, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्राइस 20, मार्जिनल कॉस्ट हम 2 रख के चलते हैं और नीचे भी मैं 20 लगा रही हूँ, ठीक है। ये आएगी वैल्यू 18/20, 18/20। अगर मान लो मैं प्राइस को बढ़ा देती हूँ, बढ़ा के कर देती हूँ 25, इसको 2 ही रहने दो, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी 23/25। अब देखो दोनों में बड़ा कौन सा है फिगर, लेट्स सी दोनों में बड़ा कौन सा फिगर। 18/20, दैट इज़ 0.9। एग्जाम्पल के लिए ये जस्ट 23/25, ये वाला बड़ा है। ज़ीरो पॉइंट 0.9 ये बड़ा है, दिस वन। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये हाँ दैट इज़ 0.92। एक मिनट, लिखा क्यों नहीं जा रहा। ये जो है ना ये 0.92 है, ये जो है ये 0.9 है। तो क्या है कि प्राइस ज़्यादा है, दैट मीन्स मोनोपोली पावर ज़्यादा है। बात समझे। यहाँ पे प्राइस ज़्यादा था 23, इससे ज़्यादा यहाँ पे हमने 20 लिया था। प्राइस जितना ज़्यादा है यानी कि मोनोपोली पावर उतना ज़्यादा है ना। ये मोनोपोली पावर का मेजर था लर्नर का। तो अगर मोनोपोली पावर ज़्यादा है यानी कि लर्नर का इंडेक्स ज़्यादा है, ध्यान से समझना, मोनोपोली पावर ज़्यादा है, लर्नर का इंडेक्स ज़्यादा है, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी। और अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा है यानी कि लर्नर का इंडेक्स कम होगा यानी कि मोनोपोली पावर कम होगी। इस चीज़ का मतलब समझ रहे हो ना सभी, क्योंकि जो लर्नर का इंडेक्स है वो मोनोपोली पावर ही तो मेजर कर रहे हैं। लर्नर का इंडेक्स क्या मेजर करता है, मोनोपोली पावर मेजर करता है ना। तो मोनोपोली पावर एंड इलास्टिसिटी में रिलेशन क्या होता है, उल्टा होता है। अगर इलास्टिसिटी कम है तो मोनोपोली पावर ज़्यादा है, अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो मोनोपोली पावर कम है, यही तो होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि मोर इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो लर्नर का इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। समझ के बात को। चलो अगला है मोनोपोली पावर रिजल्ट्स फ्रॉम द एबिलिटी टू। हाँ, मोनोपोली पावर रिजल्ट्स फ्रॉम द एबिलिटी टू। मोनोपोली पावर कहाँ से आती है, एबिलिटी टू। देखिए मैं बेसिकली मोनोपोली पावर का यही है मतलब कि वो प्राइस कितना चार्ज कर सकता है एक मोनोपोलिस्ट, है ना। तो दैट इज़ सेट प्राइस अबव मार्जिनल कॉस्ट, कि वो जो प्राइस है उसको मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा चार्ज करने की एबिलिटी ही मोनोपोली पावर है, कि वो प्राइस को कितना ज़्यादा चार्ज कर सकता है। ठीक है, प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से जितना ज़्यादा होगा दैट मीन्स मोनोपोलिस्ट मोनोपोली। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस इसी में तो किया हमने, प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट, है ना। तो प्राइस जितना ज़्यादा होगा मार्जिनल कॉस्ट से मोनोपोली पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। फाइन। सो 4th इज ए करेक्ट आंसर। आगे देखिए, ये मैं सारा रेस कर देती हूँ, लिखा नहीं जाता फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट द आउटपुट लेवल व्हेन प्राइस इज इक्वल टू MC। वो कहता है कि जब प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो तो इनमें से क्या सही है। प्राइस अगर MC के बराबर है दैट मीन्स वो तो फिर मोनोपोली पावर वाली सिचुएशन हुई ही नहीं, वो तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग वाला केस हुआ ही नहीं, है ना। तो क्या आएगा, मोनोपोलिस्ट इज नॉट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो रहा। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए उसे आउटपुट कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब आउटपुट कम होता है और प्राइस बढ़ता है
तभी मोनोपली वाली सिचुएशन आती है, तभी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग वाली सिचुएशन आती है ना, क्योंकि मोनोपली में प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग में प्राइस हाईएस्ट होता है एंड आउटपुट सबसे कम होता है। तो अगर प्राइस एमसी के बराबर है यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो ही नहीं रहा। मोनोपली का जो केस होता है जिसमें आउटपुट लेवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग वाली चीज़ है, वहाँ पे तो प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा, इसमें सारे अब देखिए ना पॉइंट्स में प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग की बात की, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग वहाँ पे होना चाहिए ना जहाँ पे प्राइस ज़्यादा है एमसी से। अगर प्राइस इक्वल है एमसी के तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग होगा ही नहीं, है ना। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग वाले लेवल तक मोनोपलिस्ट को पहुँचने के लिए आउटपुट को कम करना पड़ेगा, प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हुई बात। आगे देखिए, ए फर्म प्रोड्यूसर सरप्लस इक्वल्स इट्स इकोनॉमिक प्रॉफिट व्हेन, कहते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट के बराबर कब होता है। देखिए इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। व्हेन आई एम सेइंग इकोनॉमिक प्रॉफिट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, ठीक है। एंड व्हेन आई एम सेइंग प्रोड्यूसर सरप्लस इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये दो फार्मूले अच्छे से याद रखना। पहले तो इकोनॉमिक प्रॉफिट इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट एंड प्रोड्यूसर सरप्लस इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो दोनों में फिर अंतर क्या है, इसमें टोटल कॉस्ट आ रही थी, दैट मीन्स इसमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी आ रही थी, इसमें टीवीसी आ रहा है यानी कि इसमें टीएफसी तो आ ही नहीं रहा। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड प्रोड्यूसर सरप्लस में डिफरेंस सिर्फ होता है फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। किसका होता है, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का डिफरेंस, ठीक है। सो फर्म प्रोड्यूसर सरप्लस इक्वल्स, तो दोनों इक्वल कब हो जाएंगे, जब फिक्स्ड कॉस्ट जीरो होगी। जब फिक्स्ड कॉस्ट होगी ही नहीं तो दोनों इक्वल, तो दोनों बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के, है ना। आगे देखिए, आगे है इन द शॉर्ट रन ए परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म अर्निंग नेगेटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट इज, कहते हैं शॉर्ट रन में जो एक परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म होता है वो नेगेटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करता है। कब अर्न करता है, देखिए तो इसका मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, ये मेरा एवरेज रेवेन्यू होता है एंड दिस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। नेगेटिव प्रॉफिट का मतलब क्या है कि लॉसेस कब होते हैं फर्म को, जब उसका एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होता है एवरेज रेवेन्यू से। ये हम अपने कोर्स वाली वीडियोस में पढ़ चुके हैं आरपीएससी की, है ना। तो एवरेज कॉस्ट जब ज़्यादा है एवरेज रेवेन्यू से, अब एवरेज कॉस्ट मैं इसके ऊपर बनाऊंगी ऐसे, है ना, और यहाँ से मेरा निकलेगा इसके सेंटर में से मार्जिनल कॉस्ट। ये कट हो गए यहाँ पे MRMC, इसके ऊपर ये जो चीज़ है ना मेरी, दिस आर लॉसेस, ये लॉस है, ये है नेगेटिव इकोनॉमिक, ये नेगेटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट है बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू, है ना। एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है एवरेज रेवेन्यू कम है, तो ये दोनों का जो आप डिफरेंस देख रहे हो ये है हमारा लॉस यानी कि नेगेटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो नेगेटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो कहाँ पे है, जब एवरेज कॉस्ट कर्व मेरा डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। तो वो फर्स्ट आंसर जो है इसका वो सही है। क्लियर बात। चलो आगे देखिए, एक कॉप डुगलास प्रोडक्शन फंक्शन, जो कॉप डुगला प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें कौन सी चीज़ है, एग्जिबिट्स कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, एग्जिबिट्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, एग्जिबिट्स डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, या एग्जिबिट्स तीनों। कॉप डुगला प्रोडक्शन फंक्शन जो कि इस तरह से बनता है, ए लेबर अल्फ़ा के बीटा। अगर मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा एक के बराबर है दैट मीन्स कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 है दैट इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा लेस देन 1 है दैट इज़ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो यानी कि फिर तीनों ही सिचुएशंस आ गई ना, इसमें रह थोड़ी कोई। क्लियर। आगे देखो, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप रेफर्स टू, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप का मतलब होता है जॉइंट प्रोडक्शन। जब हम एक प्रोडक्ट की बजाय मल्टीपल प्रोडक्ट्स इकट्ठे प्रोड्यूस करते हैं तो उससे फ़ायदे जो हो रहे हैं दैट इज़ इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे मैंने एक शॉर्ट में आपको समझाया था कि जो मैकडी है वो बर्गर के साथ फ्राइज़ भी दे रहा है ना। आप बर्गर किंग पे जा रहे हो, वहाँ पर बर्गर तो मिलेगा और भी चीज़ें हैं, फ्राइज़ मिल जाएंगी और चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। तो वो क्या है कि वो जॉइंट प्रोडक्शन कर रहे हैं, मल्टीपल कमोडिटीज़ दे रहे हैं, स्पेशलाइज्ड एक में है बट उसके साथ दूसरी भी बेच रहे हैं, है
है ना, कि अगर कोई बर्गर खाने आए उसको फ्राइज़ खाने के लिए अलग जगह पर ना जाना पड़े, यहीं पर उसको मिल जाए, तो वो मल्टी प्रोडक्ट फॉर्म बन गया। मल्टी, इसके क्या हुआ, उनके फ़ायदे बढ़ गए, प्रॉफिट्स बढ़ गए, है ना, कि जो बंदा बर्गर खाने आ रहा है कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को फ्राइज़ भी लेके दे रहा है ना, तो ज्वाइंट प्रोडक्शन के कारण उनके प्रॉफिट्स बढ़ गए। तो दीज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, तो ये मल्टी प्रोडक्ट फॉर्म के केस में होती है। बट इकोनॉमीज ऑफ स्केल अलग कंसेप्ट है, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप अलग कंसेप्ट है। अपने थ्योरी लेक्चर्स में हम दोनों में डिफरेंस समझ चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए, द न्यूमेरिकल टाइप सबका क्वेश्चन है। द कोस्ट आउटपुट इलास्टिसिटी इक्वल्स 1.4। इसका क्या मतलब है, कहते हैं कोस्ट आउटपुट इलास्टिसिटी, कोस्ट आउटपुट यानी कि दिस थिंग, कोस्ट ओवर आउटपुट, यानी कि कितनी कॉस्ट पर कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर 1.4 के बराबर है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर ये चीज़ 1.4 है यानी कि 1 से ज़्यादा है, दैट मीन्स ज़्यादा कॉस्ट पर कम आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मेरा 1.4 आ रहा है, दैट मीन्स न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, यानी कि कॉस्ट जो है वो आउटपुट से बड़ी है। अगर ये फिगर 1 से ज़्यादा कम होती है ना, थोड़ी होती है, 0 पॉइंट की फॉर्म में कुछ होती, तो इसका मतलब होना था डिनोमिनेटर बड़ा है। मान लो ये 0.4 होता, तो इसका फिर मतलब होना था कॉस्ट कम है एंड आउटपुट ज़्यादा है, यही होना था ना। तो यहाँ पे अब कॉस्ट ज़्यादा है, तो जब फॉर्म का कॉस्ट ज़्यादा होता है तो उसको इकोनॉमीज़ होते हैं कि डिस इकोनॉमीज़, बताइए। ये कॉस्ट कर्व है, जब उसका कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है ना, तो ये इकोनॉमीज़ है कि ये डिस इकोनॉमीज़ होते हैं, दिस कॉल्ड डिस इकोनॉमीज़, है ना। जब कॉस्ट कम होता है तो इकोनॉमीज़ होती हैं, तो इसका सेकंड जवाब सही आएगा, देयर आर डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। क्लियर? ठीक है, बताइए जो मुझे लाइव चैट में, इज़ एवरीथिंग फाइन, मतलब समझ आ रहा है ना सब कुछ। अब ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट मिनिमाइजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। अब इसका समझिए, कॉस्ट मिनिमाइजिंग का मतलब देखिए, ये जो है ना, ये MRTS का फार्मूला है, दिस इज़ नॉट कॉस्ट मिनिमाइजिंग। समझो इस चीज़ को, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल का कोई फार्मूला या डेफिनेशन पूछे, दैट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, ये इसका फार्मूला या डेफिनेशन यू कैन से। कॉस्ट मिनिमाइजिंग का मतलब होता है कि जब मैं इस चीज़ को मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूट, इस चीज़ को मैं PL ओवर PK के बराबर कर रही हूँ, ये होता है आपका लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, दिस थिंग, इसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, ये दोनों। अब MRTS किसके बराबर होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ओवर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल के, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट मिनिमाइजिंग। अब PL ओवर PK किसके बराबर होता है, प्राइस ऑफ लेबर का मतलब होता है वेजेस, और प्राइस एंड कैपिटल का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, ये चीज़। तो ये तीनों चीज़ें आ सकती हैं आपकी कॉस्ट मिनिमाइजिंग में। तो ये देखिए, PL ओवर PK का मतलब तो वही है, वेजेस ओवर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये ठीक है ना। तो PL ओवर PK की जगह पर अगर ये देखिए, ये सेम फार्मूला ये आ गया, है ना, और ये भी यही है फार्मूला, बस इसको दूसरी साइड ले गए हैं ना वो, ये MP K को ऊपर ले आओ, वेजेस को नीचे ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं, क्रॉस करके उसका, है ना, ये भी बिल्कुल ठीक है। बट ये जो फर्स्ट है ना, ये चीज़ तो सही है जो उसने लिखी हुई है, बट दिस इज़ फार्मूला, मतलब ये MRTS जो है बाय डेफिनेशन MPL ओवर MPK के बराबर होता है, बट दिस इज़ नॉट लीस्ट कॉस्ट। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन क्या है कि जब मेरा MRTS PL ओवर PK के बराबर हो, ठीक है। MRTS मतलब MPL ओवर MPK, PL ओवर PK के बराबर, यानी कि प्राइस ऑफ वेज, प्राइस ऑफ लेबर, दैट इज वेज ओवर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आगे देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ फार्मर। अब इसमें भी समझिए अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है, लेट्स सी। जो हमारी टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट होती है ना, वो दो चीज़ों को मिला के बनती है, दैट इज़ इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो ये जो होती है ना अकाउंटिंग कॉस्ट, ये होती है हमारी, ये वाली एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इकोनॉमिक कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट में डिफरेंस जो है वो फिर इम्प्लिसिट ही हुआ, है ना, इम्प्लिसिट ही हुआ। अगर मुझे इम्प्लिसिट कॉस्ट निकालनी है, सो आई हैव टू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस
है ना। अकाउंटिंग को इकोनॉमिक कॉस्ट से माइनस कर दोगे तो हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट ही तो निकल आएगा, समझे कि नहीं। अकाउंटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट, ये इसका मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है जो फर्म के अपने फैक्टर्स हैं, जैसे मान लो फर्म ने अपना कैपिटल लगाकर उसको इन्वेस्ट करके कोई कंपनी बनाई, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो है जो वो कुछ उसने लेबर हायर किया, उसको सैलरीज दी, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है उसके अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो उसके अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि ये इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात कर रहा है, जो फर्म की अपनी कॉस्ट उसमें लगी है, अपना उसका टाइम लगा है या कोई अपने उसके फैक्टर्स, अपना पैसा लगा है ना, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है एक तरह से। दिस इज इम्प्लिसिट। तो इकोनॉमिक एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट में जो डिफरेंस होता है इकोनॉमिक कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट में, दैट इज इक्वल टू इम्प्लिसिट कॉस्ट। सो थर्ड आंसर सही आ गया। क्लियर। आगे देखिए, आज हम 20 क्वेश्चंस करें कि 30 कर लें। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि फर्म का मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर 4 दिया हुआ है और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल 5 दिया हुआ है। देखो ये चीज़ इतना दिया हुआ है। कहता है कि अगर फर्म 1 यूनिट लेबर का ऐड करता है तो आउटपुट नहीं चेंज कर रहा, तो इसमें से क्या होगा, कैपिटल के साथ क्या होगा, समझिए। ये बात कर रहा है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल की, जिसका ये फार्मूला होता है MPL/MP के। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल का ये मतलब होता है कि फर्म 1 यूनिट लेबर बढ़ाने के लिए कितना आउटपुट सेक्रीफाइस कर रहा है। सेम चीज़ वो यहाँ पे पूछ रहा है कि फर्म 1 यूनिट लेबर बढ़ाने के लिए कितना कैपिटल सेक्रीफाइस कर रहा है, वो हमको बताना है। ठीक है, सो निकालो MRTS क्या आएगा, ये 4/5 क्या आएगा, 0.8 हो जाएगा ये। दैट इज़ आंसर, सिंपल। बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो यू मस्ट नाउ कि MRTS का मतलब क्या होता है कि फर्म 1 यूनिट लेबर का बढ़ाने के लिए कैपिटल के कितने यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, है ना। यानी कि मुझे इस क्वेश्चन में उसने डायरेक्टली पूछा यही है कि आप MRTS निकालो। तो MRTS का फार्मूला क्या होता है, MPL/MP के। लगाया तो 0.8 आंसर आ गया, यानी कि अगर 1 यूनिट वो लेबर के बढ़ा रहा है तो 0.8 यूनिट्स जो हैं वो कैपिटल के सेक्रीफाइस कम कर रहा है पहले से, है ना। फिर आगे देखिए, ऑप्टिमम ये क्वेश्चन आपको अगले सेशन में करवाऊंगी, बिकॉज इसमें ना ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको समझाने हैं। मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट, मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट एंड मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट, टू लेंथी प्रोसेस अगले में करेंगे, मतलब ज़्यादा टाइम जब हम लेके चलेंगे, क्योंकि आज बाकी के क्वेश्चंस ही बहुत ज़्यादा लेंथी थे। अभी तक सिर्फ हम 20 भी नहीं कर पाए पूरे। चलो, व्हेन सेलर्स हैव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट देन बायर्स डू। कहते हैं कि जब जो सेलर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है प्रोडक्ट के बारे में, बायर्स को कम होती है, तो इस केस में क्या होगा। तो ये बात कर रहा है उसकी मार्केट ऑफ लेमन्स की। मार्केट ऑफ लेमन्स याद है, जब गुड क्वालिटी कार्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स के द्वारा बेच दी जाती हैं, ये उनको बैड क्वालिटी कार्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स के द्वारा बेच दी जाती हैं उनको गुड क्वालिटी कार्स दिखाकर, है ना। कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करते हैं, जो सेकंड हैंड कार्स हैं उनको बेच देते हैं, उनको गुड क्वालिटी, क्योंकि बायर्स को पता ही नहीं चल पाता कि इनमें से कौन सी गुड क्वालिटी और कौन सी बैड क्वालिटी है। इसको मार्केट ऑफ लेमन्स बोलते हैं, जिसमें लेमन्स जो हैं उनको बैड क्वालिटी कार्स कंसीडर किया जाता है और चेरीज को गुड क्वालिटी कार्स कंसीडर किया जाता है ना। तो उस केस में क्या होता है कि जो लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं वो हाई क्वालिटी गुड्स को मार्केट से भगा देते हैं। यानी कि जो हमारी सेकंड हैंड कार्स थी, प्रोड्यूसर्स ने उनके बारे में सेलर्स को बताया कि भाई ये बहुत बढ़िया है, आप ये ले लो, है ना। तो जो लो क्वालिटी वाली कार्स थी उन्होंने गुड क्वालिटी कार्स को मार्केट से भगा दिया। सो दैट्स वाई 4th इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है,
अच्छा, लेट मी टेल वन थिंग। मैंने आपको काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर्स करवा दिए। आई थिंक मैंने आपको 300 350 क्वेश्चंस करवा दिए हैं प्रीवियस ईयर के। तो मैं इसके बाद आपका सिर्फ प्रीवियस ईयर का एक सेशन और लूँगी और बाकी के मैं अपलोड कर दूँगी आंसर्स के समेत फाइल आपके नोटिस बोर्ड में। बाकी के क्वेश्चंस आपको खुद के सॉल्व करने हैं। आप खुद भी तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए ना। एक एक क्वेश्चन के आपको मतलब देखिए ना, आप जब आप 10th क्लास में थे, +2 क्लास में थे, आपको एक एक क्वेश्चन तो नहीं आपके टीचर सॉल्व करवाते होंगे, एक करवा के बाकी देते थे घर से करके आओ। सो कुछ क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करिए जैसे मैं आपको करवाती हूँ। मैं इसके बाद आपका एक सेशन और लूँगी, उसमें आपको ये वाले क्वेश्चन आधा पेपर ये वाला सॉल्व करवा दूँगी और ये पेपर अपलोड कर दूँगी आपके नोटिस बोर्ड में। और इसका पेपर 2 भी यू हैव टू सॉल्व दैट बाय योर ओन। आपको खुद से वो सॉल्व करना है फिर। ठीक है, क्लियर? बताइए मुझे। येस और नो?